मेरा ताल्लुक़ 7 से है। मैट्रिक में मैंने 1100 में से 1056 स्कोर किया है। एफएससी में मेरे मार्क्स 1100 में से 1049 है और ईटा 2022 में मैंने 200 में से 188 स्कोर किया है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ईटा के प्रिपरेशन से मुताल्लिक़ कुछ अहम पॉइंट्स शेयर करूँगा। तो सबसे पहले स्टडी पर आते हैं। तो स्टडी का अपना एक टाइम और प्लेस होना चाहिए। आपके स्टडी के लिए एक मखसूस जगह होनी चाहिए जहाँ पर आपको ये एहसास हो कि ये स्टडी की जगह है और यहाँ पर मैं सिर्फ स्टडी ही करूँगा। जैसे एक चेयर और इसके साथ एक टेबल। जब आप उस जगह पर आते हैं तो आपके माइंड को ये एक मैसेज मिलता है कि ये स्टडी की जगह है और यहाँ पर मैं सिर्फ स्टडी ही करूँगा, तो आप फोकस्ड रहते हैं और इधर उधर नहीं भटकते। आप अगर बेड या फ्लोर पर स्टडी करेंगे तो आपको नींद आएगी, क्योंकि आपके माइंड को ये मैसेज मिलता है कि ये स्टडी की जगह नहीं। दूसरा, आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए। ये टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसा आप उसे चाहिए। आप अपने दिन को कैसे बिताना चाहते हो, सिर्फ स्टडी करते हुए। अगर आप सिर्फ इसी तरह अपने दिन को गुजारेंगे तो सिर्फ आप 2 या 3 दिन स्टडी कर पाएंगे, फिर उसके बाद आप थक जाएंगे और फिर आप स्टडी नहीं कर पाएंगे, और जो आखिरी दिन होंगे एग्ज़ाम के उसमें आप स्टडी नहीं कर पाएंगे और उसके बाद आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं, जैसा कि मेरे कुछ दोस्तों के साथ हुआ है। तो इसके लिए अपने एक टाइम टेबल को ऐसा फ्लेक्सिबल बनाएं जिसमें आपको हर चीज़ मिले, एंटरटेनमेंट, स्टडी और वर्जिश, सब कुछ। जैसा कि एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले सुबह उठकर आप नमाज़ पढ़ें। नमाज के बाद मॉर्निंग से जो नून का वक्त होता है ये बहुत अहम होता है, क्योंकि इसमें आपका माइंड जो है वो एक्टिव रहता है। तो इस वक्त के दौरान आप स्टडी करें, और ये स्टडी कंटिन्यूस नहीं होनी चाहिए। कंटिन्यूस स्टडी के बहुत से नुकसान हैं, मतलब आपका माइंड जो है वो थक जाता है और फिर वो इसी तरह पॉइंट पिक नहीं करता है, बल्कि आप डिसकंटिन्यूस स्टडी करें। मतलब घंटे या 2 घंटे के बाद आप ब्रेक्स लें, या आधे घंटे के बाद ब्रेक्स लें, 5 या 10 मिनट के ब्रेक्स। तो आपकी माइंड की जो एनर्जी है वो रिस्टोर होती है उस वक्त में, और आप स्टडी अच्छी तरह से कर पाते हैं। उसके बाद नून तक आप ये टाइम टेबल फॉलो करें। ओके, नून, उसके प्रेयर के बाद आप लंच करें, और लंच के बाद नून के टाइम पर आपका जो माइंड है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, तो आप MCQs प्रैक्टिस करें। उसके बाद असर की नमाज के बाद आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, और अगर आप कुछ गेम्स भी खेलते हैं, जैसे मैं खुद क्रिकेट खेलता था, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी अगर सेहत अच्छी रहेगी तो आप स्टडी कर पाएंगे। उसके बाद मगरिब की नमाज़ के बाद आप स्टडी करें, फिर इशा की नमाज़ के बाद थोड़ी स्टडी करें, और उसके बाद MCQs प्रैक्टिस करें। आप अगर मोबाइल यूज़ करते हैं तो उससे सोशल मीडिया ऐप्स जो है वो ख़त्म करें, बिल्कुल उनको अनइंस्टॉल करें, क्योंकि यह आपके टाइम को ज़्यादा तौर पर ज़ाया करते हैं। जब आप सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि आपके 1 या 2 घंटे भी वो लेते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। अगर आप सोशल मीडिया ऐप को सिर्फ ओपन करते हैं और माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते हैं, तो आपका बहुत सा टाइम ज़्यादा होता है और आपको पता भी नहीं चलता कि मेरा टाइम ज़ाया हुआ। तो इसकी वजह से सोशल मीडिया ऐप्स को रिमूव करें और सिर्फ व्हाट्सएप जो है इसका यूज़ करें। व्हाट्सएप पर आपके अगर कुछ दोस्त हो तो बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं, उनके साथ आप MCQs जो है वो डिस्कस करें, लेकिन MCQs पर ज़्यादा डिबेट्स ना करें। मतलब 5 या 10 मिनट से ज़्यादा डिबेट्स जो होंगे वो आपके टाइम को ज़्यादा ज़ाया करेंगे, तो इसकी वजह से आप जो है वो ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा डिस्कस ना करें MCQs को, बस 2 या 3 मिनट में MCQs का जो है वो सोल्यूशन निकाल लें, और अगर नहीं निकलता तो फिर सर को सेंड करें, जो भी उस्ताद हो वो आपको सोल्यूशन सेंड करेंगे।
ओके, तो इसके बाद अब टाइम टेबल आपने तैयार कर लिया, इसके बाद प्रिपरेशन आपने किस तरह करनी है, इसके लिए बुक्स वगैरह। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने कोर्स के जो बुक्स है उसे ज़्यादातर फॉलो करें, क्योंकि ज़्यादातर एमसीक्यूज़ इससे आते हैं। इन कोर्स बुक्स का हर एक पॉइंट जो है वो आपको याद होना चाहिए। अब इसे स्टडी करें, इसे हाईलाइट करें, इसमें जिससे जो अहम पॉइंट्स है उन्हें किसी अलग कलर से हाईलाइट करें और इन पर ख़ास तवज्जो दें, क्योंकि अगर कोर्स बुक्स आपको याद रहेंगे तो आपका 80% जो पेपर है वो क्लियर हो जाता है। तो कोर्स बुक्स पर मैं ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। इसके बाद जो एमसीक्यूज़ है उसके लिए आप डिफरेंट बुक्स ट्राई करते हैं। मैंने खुद किप्स के बुक्स ट्राई किए, क्योंकि एनएमडी कैट था जो कि नेशनल लेवल पर था और उसमें पंजाब के बुक्स भी शामिल थे, इसलिए मैंने किप्स को चूज़ किया। चूँकि इस साल पता नहीं कि एनएमडी कैट होगा या ईटा, तो आप अपने कोर्स से मुतालिक जो एमसीक्यूज़ है उन्हें ट्राई करें, जैसे कि जीनियस सीरीज़ हो गया या जो ब्रिलियंट सीरीज़ हुआ, ये दोनों फिज़िक्स के लिए। फिज़िक्स का जो बुक है आप उसके हर एक पॉइंट को नोट करें, उनमें से जो सारे फार्मूले हैं उन्हें याद करें और फिर उस पर एमसीक्यूज़ सॉल्व करें, ताकि आपको बाद में उन्हें सॉल्व करने में आसानी हो। दूसरे जो केमिस्ट्री का है उसके लिए भी यही तरीका है। बुक को जो है वो ज़बानी हर एक अहम पॉइंट को याद करें, फिर उनमें से जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं उन पर एमसीक्यूज़ ट्राई करें। और बायोलॉजी जो है वो ज़्यादातर याद करने से मुताल्लिक है। केमिस्ट्री के लिए भी चैम्पियन सीरीज़ जो है उसे फॉलो करें और बायोलॉजी के लिए यूनिक शायद अच्छा रहेगा। आपको ज़्यादातर तवज्जो अपनी कोर्स बुक्स पर देनी है, बाकी आप जो भी एमसीक्यूज़ ट्राई करें वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश हो गया। इसके बाद आता है इंग्लिश। तो इस साल इंग्लिश में बहुत से बच्चों के मार्क्स कटे, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। तो इंग्लिश के लिए आप इस साल मेहनत करें, क्योंकि इंग्लिश में बच्चों के जो मार्क्स है वो ज़्यादातर कम होते हैं। इसके लिए आप वोकेबलरी, इंग्लिश वोकेबलरी, इसके पीडीएफ मिलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में, बच्चे अक्सर शेयर करते हैं, जैसे कि किप्स के जो वोकेबलरी है या स्टेप के, ये जो स्टेप के वोकेबलरी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस साल मैंने भी ये वोकेब्स देखे थे, लेकिन मैंने जो है इसे स्पेस रिपीटिशन के मेथड से नहीं देखे थे। मतलब आप वर्ड्स को जो है वो ज़बानी याद करें, उनके साथ इमेज जो है वो मुंसलिक करें और फिर उसे कुछ दिनों बाद रिपीट करें। और ये वर्ड्स जो है मैक्सिमम आप 10 वर्ड्स पर डे जो है वो याद करें। इससे ज़्यादा याद ना करेंगे, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा याद करेंगे तो फिर वो आपको याद नहीं रहेंगे। जैसे मैंने खुद 50 वर्ड्स पर डे जो है वो याद किए थे, लेकिन फिर वो मुझे याद नहीं रहे। जैसे कि एक वर्ड था जो कि इस साल ईटा में आया था, वो भी मैंने देखा था, लेकिन मैंने 50 वर्ड्स पर डे जो है वो देखे थे, इसलिए मुझे याद नहीं था। इसलिए आप 10 वर्ड्स पर डे जो है वो याद करें और इसे रिपीट करें, क्योंकि अगर आप इसे रिपीट नहीं करेंगे तो फिर इसका कोई भी फ़ायदा नहीं और आपको ये याद नहीं रहेंगे, अनलेस कि आपके पास कोई सुपर नेचुरल एबिलिटी और आप एक बार देखते ही ये उसे याद कर सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं जो एक बार देखने पर कुछ याद करे। तो इसके लिए इससे रिपीटिशन की जो है वो बहुत ज़रूरत है। ये हो गया वोकैब। अब चूँकि अब जो दूसरे टॉपिक्स है, मसलन ये जो प्रीपोजिशंस हो गए, कंजंक्शंस हो गए, इसके लिए आप ऑनलाइन लेक्चर्स भी देख सकते हैं और या कोई बुक्स भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने खुद एक बुक जो है वो फॉलो की है, उसका नाम है रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर। ये बुक है रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर। इसमें से जो अहम टॉपिक्स है वो मैंने देखे हैं और इन्हें स्टडी किया है, जैसे कि ये आर्टिकल्स हो गया, ये
प्रीपोजिशंस हो गया, वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस हो गया है, ये प्रेजेस, क्लॉजेस, और ये जो सेंटेंसेस की टाइप्स है, एक इनके मुतालिक भी एक MCQ आया था। एक सेंटेंस दिया गया था और उसके बारे में ये कहा गया था कि ये सिंपल है, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है, क्या है। ये जो पंक्चुएशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पेलिंग रूल्स और फिगर्स ऑफ स्पीच। तो आप ऐसा कोई बुक भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने बजाते खुद ये बुक जो है वो इस्तेमाल किया था, आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे मेरे इंग्लिश टीचर सर अताउर रहमान साहब ने रिकमेंड किया था, और आप लेक्चर्स भी देख सकते हैं, ये बुक भी फॉलो कर सकते हैं, कोई और बुक भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद MCQs प्रैक्टिस भी इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने जो किप्स का इंग्लिश बुक है, प्रैक्टिस बुक है, मैंने वो यूज़ किया था और इसमें बहुत अच्छे MCQs थे, तो इससे बहुत पॉइंट्स क्लियर होते हैं। उसमें अक्सर एक लॉन्ग स्टेटमेंट दिया गया हुआ होता है और इसमें एक बहुत छोटा सा पॉइंट होता है जो जिस पर आपकी नज़र नहीं पड़ती और उसे आप अक्सर गलत मार्क कर देते हैं, तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा किप्स का जो टेस्ट सेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। किप्स का टेस्ट सेशन बहुत महंगा होता है, इस साल शायद 22,000 का था, वो सारे सब्जेक्ट्स का था। लेकिन अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये किप्स का जो टेस्ट सेशन है उसके जो MCQs थे वो हमारे ग्रुप्स में सर इमरान साहब जो है वो बेचते थे और मैं उन्हें ट्राई करता था, उनसे बहुत हेल्प मुझे मिली है, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया इंग्लिश। और इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैंने किप्स का एक छोटा सा बुक जो है उसे फॉलो किया था, आप भी उसे फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो लॉजिकल रीजनिंग के MCQs होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं, उन पर बस थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है उसके लिए काफ़ी ज़रूरी नहीं, बस टाइम जो है वो मैनेज करना होता है। इसके अलावा जो प्रैक्टिस टेस्ट्स है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब बीटा के तर्ज पर आपको टेस्ट्स देने चाहिए। बज़ाते ख़ुद मैंने इंजिकान के टेस्ट जो है वो दिए थे, उनकी 3 सीरीज़ थे, सीरीज़ 1, 2 एंड 3। पहला वाला B ऑनलाइन था, दूसरा वाला B ऑनलाइन था और तीसरा वाला ऑफलाइन था। और ये ऑफलाइन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, साथ में उनका एक सेंटर था जिसमें ये टेस्ट लिए जाते थे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दिए अगर आपने प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दिए तो इनका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस टेस्ट जब आप देते हैं तो आप के लिए 2 चीज़ों की प्रैक्टिस होती है। एक जो है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। बहुत से बच्चों ने टाइम मैनेजमेंट को नज़रअंदाज किया और इसकी वजह से उनके आखिरी के जो 2 या 3 MCQs है वो उन्होंने तुक्के लगाए और तुक्के लगाए, तो उनका अभी पता नहीं कि सही है या गलत। दूसरा स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए, जब बच्चे टेस्ट पर बैठते हैं तो उन पर बहुत जो है वो स्ट्रेस होता है और एंजाइटी होती है और डिप्रेस्ड होते हैं, और मैंने सारा साल जो काम किया है वो इसी दिन के लिए किया हुआ था और उस वक्त वो टेंशन में आ जाते हैं और उसके बाद जो कुछ उन्होंने याद किया हुआ था वो भी भूल जाते हैं और बस उनका दिमाग जो है वो काम करना छोड़ देता है। तो अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट देंगे और उन्हें सीरियस लेंगे तो आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हो जाएगी। और ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है इसके लिए आप जो है कुछ दुआएं जो है वो याद करें या कुछ वजीफ़े जो है वो याद करें। अगर आप उन्हें पढ़ेंगे और उन पर यकीन करेंगे तो इंशाल्लाह आप कोई स्ट्रेस जो है वो आपका बाल भी नहीं बाका कर सकता। तो आप कुछ दुआएं भी इनके लिए याद करें और स्ट्रेस ना लें, क्योंकि ये तो एक आसान टेस्ट होता है और बहुत से बच्चों ने स्ट्रेस की वजह से काफ़ी लो नंबर लिए हैं। मेरे अपने दोस्त जिन्होंने 155 और इस तरह के मार्क्स लिए हैं वो बहुत ही काबिल थे और
मेरी उनसे उम्मीद 180 या प्लस मार्क्स की थी, लेकिन स्ट्रेस की वजह से उन्होंने मार्क्स कम ली। तो इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है इस पर ख़ास तवज्जो दें। और अगर आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है आपने ये अच्छी तरह किया हुआ होता है और इन सारी बातों पर आपने अमल किया और इनके मुतालिक आपने प्रिपरेशन की, तो इंशाल्लाह अगले साल मैं आपको KMC में मिलूँगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।